Good afternoon, students. Today we will discussing about the National Policy 1968. आज हम लोग नेशनल पॉलिसी 1968 के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। नेशनल पॉलिसी की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 जो है वो कैसे आई, तो 1968 जो है NPE 1968 जो है वो कोठारी आयोग 1964 इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसको जो है वो बनाया गया था। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें कि इसकी कमेटी में कौन था, इसको कैसे बनाया गया, सो लेट्स बिगिन दिस। एज यू सीन इन योर स्क्रीन, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अकॉर्डिंगली कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1967 में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के गठन में क्या किया गया था, जो इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसके प्रोमिनेंट जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया था। और उन मेंबर्स ने क्या किया था, सारे मेंबर्स ने मिल करके एक ड्राफ्ट जो था वो बनाया था। इस ड्राफ्ट को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फिर से एक बार सुन लीजिए, एजेंसी का नाम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या किया गया था, अप्रूव्ड किया गया था। ओके और अप्रूव्ड करने के बाद इसको जो है NPE 1968 जो है वो अस्तित्व में आई थी। होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस। अब हम इसके मेन जो हैं सिर्फ रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। 1968 ने क्या क्या जो 1968 में जो है किन किन चीज़ों को, कोठारी आयोग की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस थी, किन किन रिकमेंडेशंस को क्या किया गया था कोठारी आयोग की, इसमें शामिल किया गया था। और इसमें जो NPE नेशनल पॉलिसी जो बनी, जो फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कही जा सकती है, पहली पॉलिसी है स्वतंत्र भारत की, इसमें किन किन बातों को इंक्लूड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि 14 ईयर्स से जो बिलो के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, स्टेट के द्वारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसी को कोठारी आयोग ने भी अपनी रिकमेंडेशन में रखा था और 1968 के जो NPE है उसके ड्राफ्ट में भी इसको शामिल किया गया। और आर्टिकल 45 यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को NPE में कहा गया कि इसको हर मुमकिन प्रयास करके क्या करना चाहिए, अपने यहाँ पे इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ टीचर्स। इन्होंने जो NPE है इसमें शामिल किया गया कि टीचर्स के स्टेटस के बारे में, टीचर्स के एजुकेशन के बारे में और उसकी जो सोसाइटी में स्टेटस के बारे में ये कहा गया है कि जो हमारी टीचर्स हैं उनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो आदरणीय स्थान है हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल स्टेटस है, बहुत ज़्यादा जो उनको क्या करना है, हमको उनके जो स्टेटस है उसमें क्या करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है। ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगी कि उनका जो है जो अकॉर्डिंग कह सकते हैं, जैसे कि कोई टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसको प्रे ग्रेड देना है। यानी कि इन्होंने 2-3 चीज़ों पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा फोकस किया है। द फर्स्ट वन इज़
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारी, ये कह रहे हैं कि पूरी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे हम प्लेस की बात करें कि टीचर की क्या प्लेस है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से हमारे टीचर्स पे ही डिपेंडेंट करती है। उनका जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, सोसाइटी में बहुत ऑनरेबल होना चाहिए इसलिए, और उनकी क्वालिफ़िकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो स्टेट के द्वारा हैं वो बहुत, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है उनको उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटरमाइन करना चाहिए। टीचर्स को क्या होनी चाहिए, एकेडमिक फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि अगर वो आगे भी चाहें तो वो अगर हायर स्टडी के लिए जाना चाहें तो वो उसको परस्यू कर सकती हैं। वो चाहें तो अपनी क्या कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट जो भी होती है, कोई स्टडी है, कोई कुछ पब्लिश कराना है तो वो उसको पब्लिश करा सकती हैं। और टीचर के लिए इन सर्विस प्रोग्राम को भी इन्होंने क्या किया था, कंसीडर किया था। इन सर्विस प्रोग्राम का मतलब ये है कि टीचर्स जो हैं, जो सर्विस करती हुई जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी क्या करना है, जो भी नई चीज़ आई, जो एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया आए जो कि टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उनको क्या कर सकते, जो हमारे जो भी है बीच बीच में क्या करना है, हर थोड़े ईयर्स के बाद, वो 6 मंथ्स हो सकते हैं, वो 1 ईयर्स हो सकते हैं, 2 ईयर्स हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि टीचर जो है वो सर्विस करते हुए क्या करेगी, उन जो है जो भी कोर्सेज हैं उनको करेगी, ठीक है, ताकि क्या हो, जो हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं उनमें क्या हो सके, जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है वो उससे क्या हो सके, मतलब कह सकते हैं उसको परिचित हो सकें, वो हर चीज़ से इंट्रोड्यूस्ड रहें, जो कुछ भी नया सोसाइटी में आ रहा है या जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा है। आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, टीचर एजुकेशन लास्ट में लिखा है, टीचर एजुकेशन पर्टिकुलरली इन सर्विस एजुकेशन शुड बी गिवन द ड्यू इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा है कि पॉलिसी stressed on the importance of developing languages. Emphasizing was laid on developing regional language apart from Hindi, Sanskrit and international language. रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसीलिए इन्होंने कहा है, इन्होंने 3 पार्ट्स में लैंग्वेज को डिवाइड किया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। द फर्स्ट वन इज़ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड है हमारी हिंदी और थर्ड है हमारी संस्कृत, ठीक है। इन तीनों के बारे में क्या कहा है, पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने रीजनल लैंग्वेज के बारे में ये बात कही है। हिंदी, तो हिंदी के लिए जैसे रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल लैंग्वेज की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा ना हो कि रीजनल लैंग्वेज जैसे कि रीजनल लैंग्वेज की जो हम लोगों ने बात करी है, तो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए इन्होंने ये बात कही है कि जो हमारे यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। और रीजनल लैंग्वेज को ना केवल, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को ये कह रहे हैं ना केवल प्राइमरी लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी हिंदी। हिंदी के बारे में इन्होंने ये कहा है कि हिंदी जो है हमारे इसको जो है कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनाना चाहिए। जो हमारे भारत के लोग हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हिंदी की होनी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 351 में भी कहा गया है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमको हिंदी को क्या देना है, महत्व देना है। थर्ड वन की बात करी इन्होंने संस्कृत की। संस्कृत के बारे में इन्होंने कहा है कि संस्कृत को जितना हो, क्योंकि संस्कृत जो है हमारे देश की प्राचीन भाषाओं में से एक है और जो ये लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, ये हमारे देश की यूनिटी को जो क्या करती है, दर्शाती है, हमारे देश के कल्चर को जो है वो दर्शाती है। तो इसको क्या करना है, हमको जो यूनिवर्सिटी स्टेज है, ये लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, टीचिंग एट
स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टे शुड बी ऑफर्ड इन अ मोर लिबरल वे। इसको क्या करना है, बहुत ज़्यादा उदारवादी तौर से हमें क्या करना है, इसको लेना है और इसको क्या करना है, इसको प्रमोट करने की कोशिश करनी है हमारे स्कूल लेवल पर और हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब हम आएंगे अपने 3 लैंग्वेज फार्मूला पर। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला जो बताया है, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो रिकमेंड किया है वो क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में उन्होंने कहा है कि द स्टडी ऑफ अ मॉडर्न, यहाँ से आप देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को क्या करना है, हमको स्टडी करना है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, वन ऑफ द साउथर्न लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। यानी कि जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, वहाँ पर क्या करना है हमको, एक जैसे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे तो हिंदी तो हो गई, प्लस इंग्लिश एक हो गई फॉरेन लैंग्वेज, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो एक साउथ की कोई लैंग्वेज, ठीक है, एक रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, एक साउथर्न लैंग्वेज जो है वो उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। और जिन जगहों पर, ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने कही, एक तो ये जहाँ पे हिंदी भाषी मतलब जो स्टेट्स हैं उनकी बात, दूसरी बात क्या है, एंड ऑफ हिंदी अलॉन्ग विद द रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। ठीक है, ये कहना है कि जो हिंदी है, आप इतने में इसको देख सकते हैं, कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर हिंदी नहीं है, वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ क्या होगी, जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी वो चलेगी, इंग्लिश चलेगी, प्लस जो हिंदी होगी वहाँ पर हिंदी को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो बेहतर से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है, रीजनल इम्बैलेंस इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज शुड बी। जो भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या करना है, हमको क्या करना है, जो गुड जितने भी बेहतर से बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल करानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने जितने भी रूरल एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमको जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे मुहैया नहीं हैं, उनको क्या है, हमको गुड फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे अवेलेबल करानी है। नेक्स्ट है, इन्होंने जो बात की है वो है वुमेन एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। इन्होंने कहा है कि सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, यानी कि सोशल चेंज लाने के लिए जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और उसके लिए क्या करना है, हमको बेहतर से बेहतर प्रयास करने हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट है, इन्होंने बात की है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में और ट्राइबल पीपल के बारे में, जो कुछ भी उनके लिए हो सके। ठीक है, इन्होंने इधर लिखा हुआ है, एफर्ट्स आर नीडेड टू डेवलप एजुकेशन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस एंड स्पेशली अमंग द ट्राइबल पीपल। यानी कि जो भी एफर्ट्स हो सके इनकी एजुकेशन के लिए जो भी एफर्ट करने बहुत ज़रूरी हैं, वो सारे एफर्ट्स जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो ट्राइबल क्लासेस हैं, उनके लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हमको ऐसे एफर्ट्स करने हैं, ऐसे अटेम्प्ट्स करने हैं जिससे क्या हो, देखिए, डेवलप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऐसे करने हैं, इनेबल द हैंडीकैप चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। ऐसे हमको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करने चाहिए, उनको क्या करना, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे क्या हो, वो हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल्स में क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पे आएंगे।
वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस। वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस के बारे में इन्होंने ये कहा है, वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज, जो भी हमारी नेशनल सर्विसेज हैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इंक्लूडिंग पार्टिसिपेशन इन मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन। ऐसे प्रोग्राम्स जिससे क्या हो, हमारी कम्युनिटी जो है उसके हम क्या करें, कुछ सेवा कर सकें, और क्या है नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि हमारे समाज में क्या होगा, समाज का रिकन्स्ट्रक्शन हो सके, उसके लिए क्या करना है हमको, जो वर्क एक्सपीरियंस है और नेशनल सर्विसेज जो हैं उनको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, उनको पार्ट बनाना है अपनी एजुकेशन का, जिससे क्या हो, इसके ऊपर इन्होंने एम्फसाइज करते हुए कहा है कि जैसे कि सेल्फ हेल्प, ठीक है, और कैरेक्टर फॉर्मेशन, और स्टूडेंट्स में क्या करना है, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। ये 3 चीज़ें स्टूडेंट्स में बढ़ानी चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी सोसाइटी का जो हो वो रिकंस्ट्रक्शन हो सके। फर्स्ट क्या है, फिर से मैं बता देती हूँ, सेल्फ हेल्प, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट इन दिस प्रोग्राम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जो इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, जो हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए, इसके लिए इन्होंने साइंस की एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स और रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा जो करना चाहिए, हमको प्रमोट करना चाहिए। आपको इस पर दिख भी रहा होगा, द पॉलिसी एम्फसाइज दैट इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, साइंस एजुकेशन and research should be given high priority. Science and mathematics should be an integral part of general education till the end of the school stage। जैसे ही स्कूल स्टेज जो है हमारी एंड हो जाती है, वहीं से हमको साइंस और मैथमेटिक्स को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। और जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं, जो रिसर्च है वो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पर इंट्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन रिफॉर्म। एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बारे में इन्होंने 2 चीज़ें भी कही हैं। द फर्स्ट वन इज इम्प्रूव द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। विश्वसनीयता जो है एग्जामिनेशन की विश्वसनीयता को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, वैलिडिटी को बढ़ाना है और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक, ताकि एग्ज़ाम में क्या हो, जो एग्ज़ाम हो वो हमारा वैलिड हो और रिलायबल हो। नेक्स्ट है सेकेंड, उन्होंने कहा है टू मेक इवैल्यूएशन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने 2 बातें कही हैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में। फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की क्या करना है, विश्वसनीयता जो है उसको बढ़ानी है। सेकेंड है टू मेक इवैल्यूएशन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन को एक क्या प्रोसेस बनानी है, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़े वो उसका इवैल्यूएशन जो है वो जैसे साल भर में जैसे हमारे टेस्ट होते हैं और अलग अलग इवैल्यूएशन होते रहते हैं, उसके बेस पे भी क्या करते हैं हम लोग को एग्जाम्स में हमारे मार्क्स मिलते हैं। इन्होंने यही कहा कि इवैल्यूएशन को क्या करना है, हमको कंटिन्यूअस प्रोसेस बनानी है, ताकि इवैल्यूएशन पूरे ईयरली जो है वो होता रहे, ना कि ईयर में एक बार इसको किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इस NP 1968 में कहा गया है नेशनल पॉलिसी में। जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में 1964 कमीशन कोठारी आयोग, ठीक है, 1964 में जो कमीशन आया था कोठारी आयोग, उसने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो इन्होंने भी ये बात कही है कि जो भी है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में अभी तक
तक के नहीं पहुंच पाई हैं, उन फैसिलिटीज़ को हमको क्या करना है, सेकेंडरी एजुकेशन तक के पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन ही क्या है, सोशल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, मेन जो है इस शुरुआत जो होती है वो सेकेंडरी एजुकेशन से ही शुरू हो जाती है, हमारे सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। इसलिए जो भी फैसिलिटीज़ अभी तक दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, वो तो कंटिन्यू रखना है। उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ अभी तक के वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, उन फैसिलिटीज़ को हमको सेकेंडरी एजुकेशन तक के पहुँचाना है। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, जैसे कि कोठारी आयोग ने भी बात कही थी, वोकेशनलाइज्ड करने के लिए, व्यवसायीकरण करने के लिए उन्होंने भी क्या कहा है, व्यवसायीकरण करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को कहा है। ये देखिए ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वोकेशनल एजुकेशन फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी एंड जनरेटिंग रियल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्या होगा वोकेशनल एजुकेशन से, क्या होगा कि हमको क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी होगी और हमको क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेने में क्या होगा, आसानी होगी। इसके लिए इन्होंने कुछ जो है सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। द फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, होम साइंस, ठीक है, हेल्थ एंड सेक्रेटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ताकि क्या हो सके, जो सेकेंडरी जो एजुकेशन है जो हमारी, वो क्या हो सके, वो सेकेंडरी एजुकेशन हमारी वोकेशनलाइज्ड हो सके। आप इसमें इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट टाइम एजुकेशन एंड करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ठीक है। पार्ट टाइम एजुकेशन और करस्पॉन्डेंस कोर्स के बारे में इसमें कहा गया है कि हमें यूनिवर्सिटी स्टेज पर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टाइम एजुकेशन की व्यवस्था करनी है। और पार्ट टाइम एजुकेशन को क्या करना है, हमको जो रेगुलर कोर्सेज चलने हैं, जो उसकी मान्यता होगी, जो एफिलिएशन होगा, जो उसकी अहमियत होगी, जो उस डिग्री की, वो इक्विवेलेंट होगी जो पार्ट टाइम की, मतलब जो पार्ट टाइम की एजुकेशन से जो डिग्री होगी, वो जो रेगुलर की डिग्री होगी उससे क्या होगा, वो सेम डिग्री मानी जाएगी। लास्ट में देखिए लिखा भी है, पार्ट टाइम एंड करस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुड बी गिवन द सेम स्टेटस। दोनों को जो स्टेटस है, जो दोनों की अहमियत है, वो सेम दी जाएगी, चाहे पार्ट टाइम में आपने कोई कोर्स किया हो, चाहे फुल टाइम में किया हो, ठीक है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि लास्ट टाइम पे कल ही मैंने बताया था कि कोठारी आयोग में 10+2+3 का पैटर्न बताया गया है, सेम एज इट इज़ इसको इसमें भी इसी को रखा गया है। और 10+2+3 का पैटर्न जो था उसमें बताया गया था, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग आज तक के पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अब हमारा ये कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने जो 1968 है इसके बारे में, जो भी 1968 की पॉलिसी में जो रिकमेंडेशन जो मेन थी, हमने उन रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलिसी, अब हम 1986 की पॉलिसी होगी, वो उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।